हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर जनगणना से संबंधित इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परिवार का कॉन्सेप्ट कि जनगणना में परिवार कैसे चिन्हित करना है, कितने प्रकार के परिवार होंगे, किस परिवार के लिए क्या कुछ इसमें परिवार का क्रमांक यूज होगा। उसके साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि तीनों प्रकार के परिवार के डिफिनीशन कैसे होंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि तीनों प्रकार के परिवार का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि कौन कौन सा परिवार के श्रेणी में आएगा। साथ ही साथ किस प्रकार से परिवार को अलग करेंगे या एक साथ करेंगे, यानी परिवार से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आए आप तक पहुंचते रहें। तो इस वीडियो में जो हम लोग परिवार के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, तो इस परिवार को समझने के लिए कि किस कंडीशन में अलग अलग परिवार होगा या एक साथ होगा या इसका नम्रीकरण कैसे होगा, उसके लिए पहले आपको जनगणना कार्य के लिए जो भवन मकान का कॉन्सेप्ट है वह समझना जरूरी है। उसके लिए वीडियो मैंने पहले ही ला दिया है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो जनगणना वाले प्लेलिस्ट में जा करके हमारे चैनल पर उपलब्ध है। भवन मकान और परिसर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियरली उसमें बताया हूँ। यदि नहीं देखे होंगे तो उसको पहले देख कर आ जाए, तब परिवार वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब आइए हम लोग परिवार को समझते हैं कि परिवार आखिर है क्या। तो परिवार क्या है कि आम तौर पर व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं और एक साथ एक रसोई से भोजन करते हैं, वह परिवार कहा जाएगा। यानी परिवार किसको मानेंगे? तो परिवार व्यक्तियों का समूह। अब इसमें एक चीज और आएगा कि अपवाद में कि क्या किसी परिवार में एक ही व्यक्ति हो तो उसको परिवार मानेंगे कि नहीं? तो बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि उसके परिवार में एक ही व्यक्ति यदि है तब भी उसका परिवार एकल्प है, वह व्यक्ति सिंगल है, लेकिन वह भी परिवार के श्रेणी में आएगा। लेकिन परिभाषा हुई कि व्यक्तियों का समूह जो एक साथ रहता हो और एक रसोई से साझा भोजन करता हो उसको परिवार कहेंगे। लेकिन इसमें एक और अपवाद आएगा कि मान लीजिए कि किसी परिवार में 5 व्यक्ति हैं, जिसमें से इसके रसोई घर से, यानी इस परिवार के रसोई घर से 4 व्यक्ति खाना खाते हैं और एक व्यक्ति कहीं नौकरी करने जाते हैं वहीं खाना खाते हैं, तो क्या ये अलग हो जाएंगे? तो नहीं। यदि काम की बाध्यता के चलते या किसी कारणवश ये एक साथ रहते हैं, 5 व्यक्ति खाना 4 आदमी एक साथ खाता है, एक आदमी बाहर खाता है, तब भी ये इसी में काउंट होंगे और एक ही परिवार इनका माना जाएगा। यानी किसी मजबूरीवश काम की बाध्यता के कारण यदि कोई व्यक्ति उसमें से एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति बाहर कहीं खा लेता है तो उसको अलग परिवार नहीं मानेंगे, एक साथ ही मानेंगे। लेकिन बेसिक चीज ये है कि एक परिवार किसको मानेंगे? तो जो एक रसोई से खाना खाता होगा उसको परिवार मानेंगे। यानी आम तौर पर बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है कि वो आदमी अलग अलग है, क्योंकि खाना जब उन लोग का अलग बनता है तो परिवार अलग अलग है। तो साधारण बोलचाल की भाषा में भी कॉन्सेप्ट वही है कि खाना अलग बनता है तो परिवार अलग है। अब इसमें एक चीज आएगा कि क्या एक ही भवन और एक ही मकान में अलग अलग परिवार हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए कि किसी का यह एक भवन हो गया, भवन नंबर 1 हो गया। इस भवन में मान लीजिए कि 2 मकान हैं, तो 2 मकान यदि इस भवन में हैं तो ये मान लीजिए पहला मकान हो गया, ये दूसरा मकान हो गया। अब इस मकान में भी 2 परिवार हैं, परिवार नंबर 1 और परिवार नंबर 2, और इस मकान में मान लीजिए 3 परिवार हैं।
तो इस स्थिति में परिवार और मकान और भवन का क्या कॉन्सेप्ट होगा कि भवन रिपीट होगा इन पांचों परिवार के लिए। 5 परिवार हो गया, 1 2 3 4 5, पांचों परिवार के लिए भवन एक होगा। मकान पर जाएंगे तो इसका मकान एक होगा और इसका भी मकान एक होगा और इस दूसरे परिवार के लिए भी मकान एक होगा। तो इस स्थिति में भवन नंबर 1 देंगे, मकान नंबर 1, परिवार स्वतः सीरियल नंबर 1 हो जाएगा। फिर दूसरे परिवार के लिए जाएंगे तब भी भवन 1, मकान 1, परिवार संख्या 2 हो जाएगा। फिर इस परिवार के लिए जाएंगे तो क्या होगा, भवन 1, मकान संख्या 2, यह तीसरा परिवार हो जाएगा। फिर भवन 1, मकान 2 और यहाँ इसका एंट्री किए तो चौथा परिवार हो गया। फिर भवन 1, मकान संख्या 2 और परिवार संख्या 5 हो जाएगा। यानी सेम भवन और सेम मकान में भी परिवार 1 से अधिक हो सकते हैं और सेम भवन सेम मकान में एक भी परिवार हो सकता है। जैसे मान लीजिए इनका एक भवन है, मकान भी एक ही है और परिवार भी एक ही है, तो ऐसा भी हो सकता है। यानी भवन मकान कम भी होगा लेकिन परिवार अधिक हो सकता है। उसका बेस क्या है कि रसोई घर, यानी जितने जगह खाना बनता है एक ही मकान में, अलग अलग परिवार अलग अलग खाना बना रहे हैं तो वह अलग अलग परिवार होगा। यहां तक तो क्लियर है। अब है कि परिवार में क्या सिर्फ संबंधी ही हो सकते हैं, तो नहीं। परिवार जो होता है इसको मानेंगे संबंधित या असंबंधित दोनों का मिश्रण हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का परिवार है, ये 4 व्यक्ति इस परिवार में हैं और एक व्यक्ति इसमें कोई काम करने वाला नौकर चाकर अस्थायी रूप से यहीं रहता है और इन्हीं के किचन से खाना खाता है, तो यह 5वां व्यक्ति भी इसी परिवार में काउंट होगा। या मान लीजिए कि कोई बिजनेस व्यापार किया हुआ है, उसमें काम करने वाला व्यक्ति अस्थायी रूप से इन्हीं के यहाँ रहता है और इन्हीं के किचन से खाना खा रहा है, तो इन्हीं के परिवार में इसकी गिनती की जाएगी क्योंकि इनके साथ रहता है और इन्हीं के किचन से खाना खाता है। तो रसोई घर एक साथ है, साझा है, तो यह इसी परिवार में गिना जाएगा। तो परिवार संबंधित भी हो सकता है व्यक्ति और असंबंधित भी उसमें शामिल हो सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति काम करने वाला है लेकिन वह चाह रहा है कि नहीं, वो आपके साथ वो अपने परिवार की गिनती नहीं कराए, उसका जो मूल निवास है जहाँ उसका घर है वहाँ वह अपनी एंट्री कराए, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वह अपने यहाँ भी करा सकता है। आपके यहाँ नहीं अगर आप चाह रहे हैं या वो नहीं चाह रहा है तो आप उसकी गिनती नहीं भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपके परिवार में वह ऐड हो जाएगा यदि असंबंधित भी है तो। क्योंकि यदि वह असंबंधित होते हुए भी उसी मकान में रहता है और आप ही के रसोई से खाना खाता है तो वह एक साथ आपके साथ है, तो वह आपके परिवार में गिना जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपके परिवार के साथ रहता है, यानी आपके परिवार में 4 व्यक्ति है और वह काम करने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार के साथ रहता है, 3 व्यक्ति है, आप अपना खाना अलग बनाते हैं और यह अपना खाना अलग रसोई में बनाता है या कहीं बाहर भी बनाता है, तो खुले में भी बनाता है, लेकिन यह अगर अलग खाना बना रहा है, यह अलग खाना बना रहा है, तो यानी आपका अलग परिवार हो जाएगा और यह व्यक्ति का अलग होगा। यानी खाना अगर अलग अलग बना रहा है तो परिवार अलग अलग हो गया, खाना एक साथ बना रहा है तो परिवार एक ही होगा। उसके बाद ऐसे व्यक्ति को अलग परिवार मान लेंगे, खाना अलग बना रहा है तो, यानी सीधा कॉन्सेप्ट यह है कि अलग परिवार है या नहीं, इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है साझा रसोई। यानी एक व्यक्ति का परिवार हो, 2 व्यक्ति का हो या अनेक व्यक्ति का हो, आपको ये सिर्फ कंफर्म करना है कि खाना कितने जगह बनता है, जितने जगह खाना बन रहा है उतना परिवार उसमें गिना जाएगा। अब आपको परिवार 3 प्रकार के मिलेंगे। परिवार 3 प्रकार के मिलेंगे। एक होगा सामान्य परिवार, दूसरा होगा संस्थागत परिवार और तीसरा होगा बेघर परिवार। अब तीनों प्रकार के परिवार में क्या कुछ आपको एंट्री करना है या कैसे इसको डिफाइन करना है और कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो सामान्य परिवार किसको कहेंगे? तो सामान्य परिवार आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों का समूह होगा
जो संबंधित होगा या असंबंधित होगा लेकिन एक साथ रहता होगा और एक रसोई से भोजन करता होगा, जो मैंने अपवाद बताया कि कोई कार्य के चलते या यदि बाहर से खाना खा के आता है तब भी वह सामान्य परिवार में ही माना जाएगा। इसमें संबंधी भी हो सकता है और असंबंधी भी हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके यहाँ कोई संबंधी नहीं है, बचपन से ही किसी को अपने यहाँ रख लिए हैं, अस्थायी रूप से उनके यहाँ रह रहा है, तो उसकी भी गिनती उनके परिवार में ही होगी यदि वह उनके यहाँ खा रहा है। उसके बाद सामान्य परिवार में ये होता है कि जैसे कभी कभी इसको अक्षरशः लागू करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि जनगणना मकान में अकेले रहने वाले व्यक्ति को चाहे वह खाना पकाता हो या नहीं परिवार ही माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझ लिया कि परिवार में एक परिवार का मतलब हुआ कि जितने लोग हैं 4-5 जितने लोग हैं एक साथ वे खाना खाते हैं तो यह परिवार माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी का ऐसा परिवार है कि एक ही व्यक्ति है या 2 व्यक्ति है लेकिन दोनों का दोनों घर पर खाना नहीं बनाता है, वह होटल से ही खाता है, बाहर से खा करके आता है, तो क्या वह परिवार नहीं होगा? होगा। ऐसे अपवाद में यदि वह एक साथ रहता है लेकिन खाना कोई बनाता ही नहीं है, सब कोई बाहर खाते हैं, तब भी वह एक अलग परिवार के रूप में माना जाएगा। चाहे वह नहीं भी खाता हो लेकिन एक साथ रह रहा है, खाना कोई बनाता ही नहीं है, तब भी अलग परिवार मानेंगे। इसी प्रकार यदि पति पत्नी या संबंधित व्यक्तियों का समूह जनगणना मकान में सामान्यतः एक साथ रहता है लेकिन किसी कारणवश बाहर से पका हुआ भोजन प्राप्त करता हो, वह भी सामान्य परिवार माना जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, किसी का परिवार है, इसमें 4 व्यक्ति है, तो इसमें से 2 व्यक्ति घर का खाना खाता है और 2 व्यक्ति हमेशा ऑनलाइन जैसे ऑर्डर करके मंगा के खाता है, तो अब भी यह अलग परिवार नहीं होगा, यह भी एक ही परिवार होगा। अब आपको यहाँ ध्यान ये भी रखना है कि अलग थलग भवनों या मकानों को कवर करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि परिवार के मुख्य बस्ती में लेकिन उसी मकान सूचीकरण ब्लॉक सीमा के भीतर एक और निवास स्थान हो सकता है। ऐसे मामलों में उस परिवार की गणना केवल उसी स्थान पर की जानी चाहिए जहां वह परिवार वर्ष के अधिकांश समय में निवास करता है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का परिवार है जिसका उसी गांव में या उसी ब्लॉक में आपका या बगल में या शहर में दूसरे जगह भी घर मकान है, वहां भी जाता आता है, तो दोनों जगह उसका एंट्री नहीं होगा। उससे पूछेंगे कि आप अधिकतर साल भर में कहाँ ज़्यादा रहते हैं, उस जगह पर ही उसकी एंट्री होगी। दूसरे जगह पर लिख दिया जाएगा कि यहाँ ये नहीं रहते हैं, बंद है, या इसका गैर आवासीय उपयोग दे करके उनकी एंट्री वहाँ नहीं होगी। जहाँ वर्ष में अधिक दिन रहते होंगे वहाँ करेंगे। तो इस तरह से सामान्य परिवार को हम लोगों ने समझा कि एक साथ रहने वाला संबंधित या असंबंधित परिवार जो एक साथ एक रसोई घर से खाना खाता है वह सामान्य परिवार के श्रेणी में आएगा। दूसरा है संस्थागत परिवार। अब संस्थागत परिवार क्या है? तो मान लीजिए कि कोई संस्था है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ खाना भी खाते हैं, तो वह संस्थागत परिवार के श्रेणी में आएगा। उसमें क्या होगा कि संबंधित व्यक्ति नहीं होता है, असंबंधित व्यक्ति होता है, और वह भले ही असंबंधित है लेकिन एक साथ रहता है, एक ही रसोई से वह खाना खाता है। तो चूंकि कई जगहों के लोग एक साथ रहते हैं तो वह एक संस्थागत परिवार माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई हॉस्टल चलता है, स्कूल है, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, 50-100 बच्चे हैं, एक ही रसोई घर से खाना उनको सर्व किया जाता है, तो वैसी स्थिति में वह भी एक परिवार हुआ, लेकिन वह सामान्य परिवार नहीं होकर के संस्थागत परिवार हुआ। यदि मान लीजिए कोई स्कूल है, अब मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, अब इस हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग रहते हैं जो वहीं काम करते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, एक जगह पर खाना बनता है, 50-100 लोग रह रहे हैं, एक साथ जा कर के खाना खा रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ? वो भी संस्थागत परिवार हुआ। मान लीजिए कोई जेल है, जेल में कैदी बहुत सारे हैं, वह एक साथ खा रहे हैं, तो वह क्या हुआ? तो वह संस्थागत परिवार हुआ।
तो इस श्रेणी में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई बोर्डिंग हाउस हो गया, मेस हो गया, हॉस्टल हो गया, होटल हो गया, बचाव गृह हो गया, निगरानी गृह हो गया, भिखारी गृह हो गया, जेल हो गया, आश्रम हो गया, अंथालय हो गया, उसके बाद जो है बाल गृह हो गया, वृद्धाश्रम हो गया। ऐसे जगहों को हम जहाँ कई जगहों के लोग एक साथ रहते हैं, खाना भी एक साथ खाते हैं, लेकिन वह संबंधित नहीं होकर के असंबंधित हैं, तो वे क्या होंगे, वे संस्थागत परिवार के अंतर्गत आएंगे। और उसमें चाहे 100 लोग हों, 200 लोग हों, 500 लोग हों, वह परिवार एक ही माना जाएगा। जैसे जेल में मान लीजिए 2000 कैदी हैं, तो वह 2000 कैदियों का एक ही परिवार होगा और वह संस्थागत परिवार के श्रेणी में आएगा। अब इसमें एक चीज और अपवाद के रूप में आएगा। क्या आएगा, तो जैसे मान लीजिए कि जेल है, अब जेल में यदि 500 कैदी हैं और यह एक साथ खा रहे हैं, तो यह एक संस्थागत परिवार हुआ, ठीक है। लेकिन इसी जेल का कोई अधिकारी है या कर्मचारी है, या उसमें के मान लीजिए सुपरिटेंडेंट हो या कोई कर्मचारी हो, और उस कर्मचारियों की संख्या 4 है और चारों के लिए अलग अलग आवास है, 4 आवास में अलग अलग यह रह रहे हैं, और चारों का किचन भी 4 अलग अलग है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में यह 500 लोग जो कैदी के रूप में एक साथ खाना खा रहे हैं, तो यह एक हो गया संस्थागत परिवार। लेकिन ये 4 जो होंगे, जेल सुपरिटेंडेंट हो, वार्डन हो, या फिर आपको कोई भी कर्मचारी हो जो अलग रहता है, अलग अपना सेपरेट खाना भी बनाता है, तो यह 4 सामान्य परिवार भी इसी में होंगे। इनका परिवार इसमें 4 हो जाएगा। तो भले ही संस्था है, तो संस्था में जितने लोग एक साथ हैं वह एक संस्थागत परिवार हुआ, लेकिन उसी में रहने वाले लोग अलग अलग खाना बना रहे हैं, तो बाकी लोग सामान्य परिवार में आएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल है जिसमें हॉस्टल है, तो हॉस्टल में यदि 200 बच्चे रहते हैं, तो यह 200 बच्चे एक परिवार हुए, संस्थागत परिवार। लेकिन इसी में हॉस्टल का जो वार्डन है वह अलग रहता है और अलग खाना रसोई से बनाता है। इसी का एक प्यून है, ये भी अलग यह व्यक्ति रह रहा है और खाना भी अलग बना रहा है। तो एक संस्थागत परिवार होगा और 2 यह क्या होगा, यह 2 सामान्य परिवार हो जाएगा। वैसे ही हॉस्पिटल है, तो जितने मरीज हैं एक साथ खा रहे हैं, तो वह एक परिवार हुए। लेकिन यदि मान लीजिए कि उसमें के कार्य करने वाले लोग आवास लेकर के, आवास उनको मुहैया है, अलग आवास है, अलग किचन है, तो वह अलग अलग खा रहे हैं, तो अलग अलग परिवार सामान्य परिवार के रूप में गिने जाएंगे। अब है कि यदि अलग अलग परिवार आप मान रहे हैं, लेकिन उसमें यदि मान लीजिए कि हॉस्पिटल है और कोई व्यक्ति 1 दिन 2 दिन के लिए इलाज कराने गया है और उसमें 1 दिन 2 दिन खाना सर्व किया जाता है, तो क्या वहां पर उनकी गिनती होगी? तो नहीं। यदि अस्थायी रूप से कोई गया हुआ है 1 दिन 2 दिन के लिए, तो उनका वहां गिनती नहीं होगा, उनका जहां घर होगा वहां गिनती होगा। गिनती किन की होगी? तो जो अस्थायी रूप से रह रहा है। मान लीजिए कि काम करने वाला व्यक्ति उसमें अस्थायी रूप से रह रहा है, तो उसका सामान्य परिवार मानेंगे। मरीज जो अस्थायी रूप से है, एक साथ खाना खा रहा है, जेल है, कैदी अस्थायी रूप से है, तो वह संस्थागत परिवार में गिना जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें और आपको ध्यान रखना है कि संस्थागत परिवार का एक और शर्त है कि वह संस्था रजिस्टर्ड होना चाहिए। सामान्य परिवार और संस्थागत परिवार में यह भी एक बड़ा अंतर है कि जो सामान्य परिवार होगा यह रजिस्टर्ड नहीं है, यह सामान्य है, लेकिन जो संस्थागत परिवार है इसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। रजिस्टर्ड नहीं है तो यह संस्थागत में नहीं गिना जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझें कि यदि एक भवन है, इसमें 4 जनगणना मकान है, तो 4 परिवार होंगे, लेकिन एक संस्थागत होगा कब? जब सारे लोग एक जगह खा रहे हैं। और 3 सामान्य कब होगा? इसमें 3 काम करने वाले लोग अलग अलग रह रहे हैं और अलग अलग खाना बना रहे हैं, तो एक ही जगह पर एक संस्थागत हो जाएगा और 3 सामान्य परिवार हो जाएगा।
अब आपको ये भी ध्यान देना है कि कुछ शहरों या कस्बों में विशेषकर शैक्षणिक संस्थान हैं, आईटी है या अन्य कंपनियां, व्यवसायिक केंद्र है, इन जगहों पर छात्रों या जो प्रशिक्षु कर्मचारी इत्यादि पेइंग गेस्ट में रहते हैं। तो पेइंग गेस्ट में क्या सुविधा होती है कि पेइंग पीजी जो हॉस्टल कहते हैं, तो इस पीजी हॉस्टल में क्या होता है कि खाना भी मुहैया कराया जाता है। तो यहाँ खाना मुहैया कराया जाता है। तो पेइंग गेस्ट के संबंध में क्या करेंगे कि यदि वह पेइंग गेस्ट जो पीजी हॉस्टल है वह पंजीकृत है यानी रजिस्टर्ड है तो उसको संस्थागत परिवार मानेंगे, और रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको सामान्य परिवार के रूप में हम लोग काउंट करेंगे। और यदि पीजी आवास में रहने वाला लोग जो है एक साझा रसोई से भोजन नहीं करता हो तो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग सामान्य परिवार माना जाएगा। यानी दो तरह के पेइंग गेस्ट मिलेंगे। यदि एक पेइंग गेस्ट हॉस्टल ऐसा है जिसमें लगभग 50 छात्र छात्राएं रहती हैं और खाना एक ही रसोई से खाते हैं और यह रजिस्टर्ड भी है, तो यह हो गया एक संस्थागत परिवार। लेकिन यही पेइंग गेस्ट है जिसमें यह सुविधा है कि सभी लोगों के लिए अलग अलग रसोई दिया गया है और उस रसोई में या अपने ही कमरे में अलग अलग खाना बना रहे हैं और वह रजिस्टर्ड नहीं है, तब यह अलग अलग सामान्य परिवार होगा। जितने लोग अलग अलग खाना बना रहे हैं अलग अलग परिवार होगा। तो संस्थागत में ये चीज़ें आपको करनी है। अब क्या है इसमें कि जब आप ऐप पर काम करेंगे तो जो सामान्य परिवार का एंट्री होगा, यानी परिवार संख्या आपको नहीं डालना है, आपको सिर्फ भवन मकान का नंबर डालना है। इसमें जैसे ही आप भवन मकान नंबर डालते हैं तो एक नया परिवार का क्रमांक जनरेट हो जाता है और आप क्या करेंगे कि फिर से उसी भवन को रिपीट करेंगे, उसी मकान को रिपीट करेंगे, तब भी एक नया परिवार क्रमांक जनरेट होगा। यदि नया भवन संख्या फिर नया मकान संख्या, तब भी नया परिवार का क्रमांक जनरेट होगा। लेकिन जैसे ही आप परिवार में संस्थागत परिवार की श्रेणी चुनेंगे तो संस्थागत परिवार के लिए, सभी संस्थागत परिवार के लिए 999 परिवार क्रमांक स्वतः जनरेट हो जाएगा। तो 999 परिवार क्रमांक जैसे ही आएगा यानी उसका मतलब हो गया कि यह संस्थागत परिवार है। तो जब 999 आ जाएगा और संस्थागत परिवार आ जाएगा तो उसके बाद के हर प्रश्न हट जाएंगे। यानी संस्थागत परिवार में परिवार के मुखिया या लिंग या उसके परिवार की अन्य जानकारी जो है वह नहीं मांगी जाएगी। सीधे अंतिम प्रश्न 34 नंबर पर आपको जाएगा और उसके बाद वह सबमिट ले लेगा, अन्य जानकारी आपसे नहीं मांगी जाएगी। तीसरा है बेघर परिवार। तो बेघर परिवार के लिए क्या करना है कि इस बार जो फर्स्ट फेज की जनगणना हो रही है इसमें बेघर परिवार का एंट्री नहीं होगा। बेघर परिवार का एंट्री कब होगा? जब दूसरे चरण की जनगणना होगी उसमें इसकी एंट्री होगी। तो बेघर परिवार किसको मानते हैं? जिसके पास घर नहीं है, खुला में रह रहा है, कहीं जो है आपको खुले जगह पर, पेड़ के नीचे, रोड के किनारे, नहर पर या शहरों में जो है फुटपाथ पर या ह्यूम पाइप में, फ्लाई ओवर के नीचे या सीढ़ियों के नीचे या मंदिर मस्जिद के आसपास या रेलवे प्लेटफॉर्म आदि में जो खुले में रहते हैं उनकी भी गणना होगी। लेकिन यह दूसरे चरण में सिर्फ इनकी जनसंख्या की गणना की जाएगी। इस बार परिवार की गिनती इनके लिए मकान सूचीकरण में नहीं किया जाएगा। तो आपको सिर्फ मकान भवन का कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप मकान भवन दे दिए हैं तो उस अनुसार परिवार क्रमांक स्वतः इसमें होगा। जैसे ही आप चुनेंगे कि आवासीय है तो आवासीय जैसे ही करेंगे तो नया परिवार क्रमांक आ जाएगा। गैर आवासीय चुनेंगे, संस्थागत परिवार होगा तो आगे का ऑप्शन सब हट जाएगा। तो इस तरह से परिवार का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आशा है परिवार के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे होंगे। फिर भी मन में कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में रखेंगे। पूरी कोशिश होगी यथासंभव उस कन्फ्यूजन को दूर करने का। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य साथियों तक पहुंचे कि जनगणना कार्य में किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। आगे भी नजरी नक्शा बनाने से लेकर के अन्य सभी टॉपिकों पर, भवन मकान का नंबरिंग कैसे देना है, क्या करना है, सब कुछ लगातार
वीडियो आते रहेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।